सो हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन आवर चैनल स्टडी विद आरके सर। जैसा कि हमारा एंशियंट हिस्ट्री हमने स्टार्ट किया था, उसमें फर्स्ट वाला जो चैप्टर था पाषाण काल वो हो चुका है। वो अगर अभी तक आपने अगर नहीं देखा हो तो प्लीज़ गो एंड वॉच दैट वीडियो लेक्चर। अब आज हम दूसरा जो चैप्टर है सिंधु घाटी सभ्यता वो स्टार्ट करने वाले हैं। सो लेट्स बिगिन। ठीक है, इसमें जैसा कि ये मतलब जीके जो होता है उसमें फैक्चुअल चीज़ें होती है जो आपको याद रखना होती है। ठीक है, इसमें ऐसा कोई मेथड नहीं होता है, बट आपको जो एक मेमोरी ट्रिक होती है आपको कहीं रिलेट करके या जो भी आपको ज़्यादा बेटर लगता है, लाइक माइंड का जो मैकेनिज्म होता है, जैसे पिक्चर देख कर के या कुछ भी जो भी जिस तरह से आपका माइंड उस चीज़ को कैप्चर कर पा रहा है, ठीक है? वो आपके लिए बेटर है ऐसा, तो वही आपको करना है। यहाँ पे हम देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता में क्या-क्या आपको जो याद रखना है, ठीक है? वो सारे पॉइंट्स मैं आपको समझाने वाला हूँ अभी। और जितना मैं आपको बता रहा हूँ, बस इससे ज़्यादा आपको पढ़ना नहीं है, बस इतना ही याद रखना है क्योंकि इसमें हर वो चीज़ जो अभी तक एग्ज़ाम में आई है या जो पूछी जा सकती है, वो सारी मैंने यहाँ पे कवर की है, ठीक है? सो इससे बाहर आपको कुछ पढ़ना नहीं है। इसके अलावा ये जैसे अभी थ्योरी के बाद में आपका एमसीक्यूज़ भी करवाऊँगा मैं, तो लाइक कि आपका जब थ्योरी प्लस एमसीक्यूज़ दोनों हो जाएँगे, सो आपका ये जो चैप्टर है तब जाकर के पूरा कंप्लीट होगा, ठीक है? उसके बाद आपको ये अलग से कुछ कहीं से पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं सिंधु घाटी का जो कार्यकाल देखते हैं, ठीक है? तो ये 2500 से 1750 बीसी इसका जो सबसे ज़्यादा जो मान्य जो काल है वो ये है, ठीक है? अलग-अलग आप बुक में देखोगे तो अलग-अलग मिलेगा, लेकिन सबसे ज़्यादा जो मान्य है वो 2500 बीसी से 1750 बीसी इसका मान्य काल है। इसके बाद आपको इसमें याद रखना है कि अन्य इसके जो नाम है सिंधु घाटी सभ्यता के, इसी को सिंधु सभ्यता भी बोलते हैं, इसी को सिंधु सरस्वती सभ्यता भी बोलते हैं, इसी को काशयुगीन सभ्यता भी बोलते हैं, ठीक है? तो काशयुगीन इसलिए बोलते हैं, काशयुगीन इसलिए क्योंकि काश से मतलब सिंधु के जो लोग थे, इन्होंने 2 जो धातुएँ थी, जैसे सबसे पहले जो ज्ञात धातु थी, वो कौन-सी थी? वो थी तांबा, ठीक है? तो सिंधु के जो लोग थे, इन्होंने तांबा और इसमें टीन मिला करके, ठीक है? तांबा और टीन मिला करके एक अलग धातु उन्होंने बना ली थी, उसको बोलते हैं अपन कांस्य, ठीक है? इसको अपन बोलते हैं ब्रॉन्ज, इंग्लिश में कहा जाता है ब्रॉन्ज, ठीक है? ये धातु इन्होंने बनाई थी। इसलिए इसको कास्ययुगीन सभ्यता भी बोलते हैं। इसके अलावा इसमें भारतीय पुरातत्व विभाग के जनक बहुत बार पूछा गया है, तो वो थे अलेक्जेंडर कनिंघम। इसके बाद देखते हैं अपन पुरातत्व विभाग की नींव जो है वो किस टाइम पे पड़ी थी। ये लार्ज कर्जन के टाइम पे मतलब 1905 के अराउंड में पुरातत्व विभाग की नींव पड़ी थी। उसके बाद में इसमें इम्पोर्टेंट फैक्ट जो है प्रथम नगरीय सभ्यता मतलब पहली जो नगरीय सभ्यता थी, नगरीय सभ्यता, वो थी आपकी सिंधु घाटी सभ्यता। जैसे जो आर्य लोग थे, वो कबीलों के रूप में आए थे, तो वो ग्रामीण सभ्यता थी, लेकिन जो सिंधु घाटी सभ्यता जो है, वो आपकी नगरीय सभ्यता है। तो इतने पॉइंट आपको याद रखना है। उसके बाद हम विस्तार में अगर देखते हैं, तो विस्तार में जैसा कि मैंने यहाँ पे पिक्चर यहाँ पे शो को कर रखा है मतलब बना रखा है, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि इसकी जो सीमा है, जैसे पूर्वी जो सीमा है सबसे पूर्व में, वहाँ पे ये यूपी के आलमगीरपुर, यूपी में, ठीक है? मेरठ के पास में वहाँ पे आता है। तो वहाँ से इसकी सीमा स्टार्ट होती है पूर्व में, पश्चिम में ये बलूचिस्तान तक जाती है, सुक्का गेडोर करके जो जगह है। उसकी उत्तरी यदि सीमा देखें तो ये जम्मू कश्मीर में जगह है मांडा करके, और इसकी अगर दक्षिणी अगर सीमा देखते हैं तो देमाबाद जो कि महाराष्ट्र में है, ठीक है? ये आपकी पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिणी सीमाएँ हैं, ये आपको याद रखना है। इसके बाद हम बढ़ते हैं अगली स्लाइड पे। यहाँ पे देखते हैं नदियों के किनारे बसे महत्वपूर्ण हड़प्पाकालीन नगर, ठीक है? मतलब नगर और उनके किस नदी पे बसे हैं, ये भी बहुत बार पूछा गया है, अलग-अलग एग्ज़ाम्स में आता है, ठीक है? तो इसको हम आगे इस स्लाइड में टेबल के थ्रू समझते हैं। इसमें आपको क्या-क्या याद रखना है। एक तो जो स्थल है, वो आपको पूछा जाता है कि ये किस नदी के किनारे स्थित है। इसके अलावा खोजकर्ता पूछा जाता है और कहाँ पे स्थित है वो जगह, वो आपको पूछा जाता है। तो जैसा कि हड़प्पा की अगर बात करें, तो ये रावी नदी के किनारे स्थित है, तो इसकी खोज की थी वो दयाराम साहनी और माधो स्वरूप वत्स ने की थी। और कहाँ पे स्थित है ये? तो ये पाकिस्तान में स्थित है। मोहनजोदारो की यदि बात करें, तो ये सिंधु नदी के किनारे स्थित है। इसके खोजकर्ता है राखलदास बनर्जी और इसकी भी स्थिति है पाकिस्तान में। लोथल की यदि बात करें तो ये भोगवा नदी के किनारे स्थित है। इसके जो खोजकर्ता वो रंगनाथ राव है और इसकी स्थिति है गुजरात में। उसके बाद यदि कालीबंगा की बात करें तो कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे बसा हुआ है। इसके खोजकर्ता है बीबीलाल और बीके थापट और ये स्थित है राजस्थान में। इसके बाद करें अगर अपन रोपड़ की, तो रोपड़ स्थित है मतलब सतलज नदी के किनारे। इसके खोजकर्ता है यज्ञदत्त शर्मा, ठीक है? और ये स्थित है आपका पंजाब में। आलमगीरपुर, ठीक है? जैसा कि इनकी जो पूर्वी जो सीमा है,
आलमगीरपुर मतलब यूपी में, और ये किस नदी के किनारे, हिंडन नदी के किनारे स्थित है, और इसके भी जो खोजकर्ता है वो यज्ञदत्त शर्मा है, ठीक है, यूपी में। उसके बाद सुतका गेडोर जो कि दास्क नदी के किनारे है, ठीक है, इसके खोज करता है ओरेल स्टाइन, और ये बलूचिस्तान में स्थित है। उसके बाद बात करें कुणाल की, तो ये भी सरस्वती नदी के किनारे स्थित है, और इसके खोज करता है जेपी जोशी और आर एस बिस्ट, और ये भी स्थित है आपका गुजरात में। उसके बाद देखते हैं अपन बनवाली। बनवाली सरस्वती नदी के किनारे स्थित है। आर एस बिस्ट जो है वो इसकी खोज करता है, और स्थिति है आपका हरियाणा में। उसके बाद लास्ट चनूदरो जो कि सिंध नदी के किनारे हैं, इसके खोज करता गोपाल मजूमदार, और इसकी स्थिति है सिंध, ठीक है। तो ये इतनी जो चीज़ें हैं वो आपको याद रखना है, क्योंकि इससे बहुत बार एग्जाम में अलग अलग तरह से क्वेश्चन पूछा गया है। या तो आपको नदी पूछ लेगा कि स्थल देकर के कि जैसे मोहनजोदड़ो उसके किस नदी के किनारे स्थित है, तो आपको सिंध लगाना है, या इसके खोजकर्ता पूछ लेगा, या फिर सीधे इसकी स्थिति पूछ लेगा। सपोज करो कि आपको पूछ लिया कि बनवाली जो है वो किस जगह पे स्थित है, ठीक है, मतलब किसी राज्य का या ऐसा पूछ लिया, तो आपको लगाना पड़ेगा कि ये हरियाणा में स्थित है, ठीक है। तो ये इतना, ये बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है यहाँ पे। और ये इसका जो पीडीएफ है वो मैं टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा। सो लाइक जिसने भी टेलीग्राम चैनल अभी तक ज्वाइन नहीं किया है, ठीक है, तो आप वहाँ से मतलब ज्वाइन करके और आपको ये जो पीडीएफ है वो प्राप्त कर सकते हो। उसके बाद हम आगे देखते हैं इसमें नगर विन्यास पद्धति, ठीक है। तो सिंधु सभ्यता की जो नगर विन्यास पद्धति वो थी जाल पद्धति। जाल पद्धति का मतलब क्या है, जैसा कि शतरंज जो खेल होता है, ठीक है, शतरंज के खेल में क्या होता है, आपने देखा होगा कि वो जो शतरंज का जो बोर्ड होता है, ठीक है, उसी तरह से उसी को बोलते हैं अपन जाल पद्धति। मतलब ऐसा होता है जैसे ये गली है, ठीक है, ये गली जा रही है, एक गली उधर से आ रही है, ये दोनों ऐसे 90 डिग्री पे क्रॉस करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से गलियाँ होती थी, एक गली से इधर से जा रही है, एक उधर से आ रही थी, 90 डिग्री पे क्रॉस करेगी, ठीक है। इनके जो घर के जो दरवाजे थे, वो इसी साइड में खुलते थे गली के सामने। मतलब जैसे अगर इधर से रोड जा रहा है, तो रोड की तरफ नहीं खुलेंगे, ये गलियों के आमने-सामने ही खुलते थे, इधर अगर एक दूसरी गली जा रही है तो। तो इस तरह से ये ग्रिड पद्धति होती थी, ठीक है, कि गलियाँ जो होती थी वो 90 डिग्री पे क्रॉस करती थी। नगर में आयताकार एवं वर्गाकार चौड़ी गलियाँ जो समकोण पर काटती थी, तो वही यही हो गया, ठीक है, आयताकार और वर्गाकार गलियाँ जो कि 90 डिग्री पर क्रॉस करती थी। उसके बाद इसमें देखते हैं अपन धर्म के बारे में। तो धर्म के बारे में देखें तो मंदिरों का कोई अवशेष यहाँ पे प्राप्त नहीं हुआ है, ठीक है। मतलब उस टाइम पे लोगों को मंदिरों का कोई नॉलेज नहीं था। वृक्ष की ये पूजा करते थे, तो वृक्ष की जो पूजा है इसमें पीपल और बबूल, ये दोनों की पूजा होती थी। इसके बाद कुबड़ वाले सांड की पूजा होती थी, और शास्त्रिक चिन्ह जो है वो यहाँ पे मिला है, ठीक है। तो इतने पॉइंट आपको धर्म में याद रखना है। उसके बाद बात करें कृषि की, तो कृषि में आपको कालीबंगा से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है। कपास का उत्पादन ये करते थे, जैसे आपने मोहनजोदारो मूवी देखी होगी तो उसमें बताया गया है। फल से परिचित थे यहाँ के लोग। उसके बाद अन्य जो फसलें ये उगाते थे उसमें चावल हो गया, गेहूँ, जौ और खजूर, ये इतनी फसलें ये उगाते थे। इसके बाद देखते हैं सामाजिक व्यवस्था, ठीक है। तो सामाजिक व्यवस्था में समाज जो था वो 3 वर्गों में विभाजित था, विशिष्ट वर्ग, मध्यम वर्ग और कमजोर वर्ग। लेकिन इनसे क्वेश्चंस आता नहीं है एग्जाम में, इसलिए याद रखने की जरूरत नहीं है। इसमें जो इंपॉर्टेंट जो फैक्ट है वो मैंने नीचे लिख रखे हैं, कि जो दास प्रथा थी उस टाइम पे वो प्रचलन में थी उस टाइम। ये जो समाज था वो किस तरह का समाज था, जैसे अगर एग्जाम में आ जाता है तो आपको पता होना चाहिए, मातृ प्रधान समाज था। उसके बाद में लोग आभूषण के शौकीन थे, मतलब इस टाइम पे जो गोल्ड था, सोना, ठीक है, सिल्वर हो गया, चांदी और माणिक्य जो हो गया, उनके मतलब यहाँ पे आभूषण बनाते थे ये। तांबे के दर्पण का यूज़ करते थे, ठीक है? जैसे आजकल काँच जो होता है उसका दर्पण बनता है, पर पहले तांबे के दर्पण बनते थे। सती प्रथा जो थी उसके साक्ष्य मिले हैं, ठीक है? सती प्रथा मतलब लोथल करके एक जगह है, ठीक है? जो कि एक गोदीवाड़ा है, बंदरगाह है, वहाँ पे युगल समाधान, ठीक है? युगल समाधान मिला है, ठीक है? और इससे पता चलता है कि उस टाइम पे सती प्रथा थी। हाथी दाँत की कंघियाँ और सुइयाँ, मतलब कंघियाँ और सुइयाँ जो बनती थी वो हाथी दाँत की बनती थी पहले। तो इतने पॉइंट आपको पता होना चाहिए। उसके बाद देखते हैं अपन व्यापार, वाणिज्य और अर्थव्यवस्था। तो उस टाइम पे मुद्रा का कोई प्रचलन नहीं था, मुद्रा उस टाइम पे प्रचलित नहीं थी। व्यापार जो होता था वो क्रय विनिमय पे आधारित था, ठीक है? उसके बाद में थर्ड पॉइंट अन्य सभ्यता के साथ व्यापार, ठीक है? जैसे कि जो सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे वो दूसरी सभ्यता से व्यापार करते थे। इससे मिस्र हो गया, मेसोपोटामिया हो गया, इनसे वो लोथल जो बंदरगाह था उसी के थ्रू। उसके बाद देखते हैं अपन यूनानी जो थे वो कपास को क्या बोलते थे, सिंडन बोलते थे, ठीक है। ये भी एग्जाम में पूछा गया है। लकड़ी के हल का प्रयोग करते थे, ठीक है, आपने भी देखा होगा पहले लकड़ी के हल चलते थे। हाथी दांत का स्केल होता था,
और बाट 16 के गुणक में थे। ठीक है, मतलब पहले क्या होता था कि तराजू और बाट का यूज होता था, और तराजू बाट का जब यूज होता था तो जो बाट जो होते थे वो कैसे होते थे, वो 16 के गुणक में होते थे। ठीक है, उसके बाद इसमें कुछ बंदरगाह जो उस टाइम के थे, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो उसमें एक तो लोथल हो गया, रंगपुर हो गया, ये दोनों गुजरात में है, और सुक्का गेट और ये बलूचिस्तान में है। तो ये बंदरगाह कुछ मतलब एग्जाम में पूछ लेते हैं कि इनमें से कौन सा बंदरगाह नहीं है, तो आपको पता होना चाहिए लोथल, रंगपुर और सुक्का गेट, ये प्रमुख बंदरगाह हुआ करते थे। शिल्पियों एवं व्यापारियों का शासन था। ठीक है, क्योंकि सिंधु घाटी के जो लोग थे, उनका मुख्य व्यवसाय जो था वो व्यापार ही था। कपास की खेती करते थे और उसी का व्यापार करते थे अधिकार। अधिकांश मोहरें सेल खड़ी की बनी होती थी। सेल खड़ी मतलब कि जैसे चूना पत्थर होता है, इस तरह से पत्थर होता था, और उसी की मोहरें बनी होती थी। और जो परिवहन होता था, ट्रांसपोर्टेशन, वो होता था बैलगाड़ी से। मतलब जो अंतर्देशीय जो परिवहन के लिए बैलगाड़ी का पहले प्रयोग किया था, करते थे वो। प्रमुख अगर मोहरें अगर बताए तो मोहरें कैसी होती थी? मोहरें या तो आयताकार होती थी या वर्गाकार होती थी। अब हम देखें लिपि के बारे में, तो उस टाइम की जो लिपि थी वो चित्रात्मक है। चित्रात्मक मतलब है कि चित्र के टाइप से बने हुए, जैसे कि यू आकृति हो गया। ठीक है, उसके अलावा जैसे कि मछली की आकृति के ऐसे चित्र बने हुए, ठीक है, जो पढ़ी नहीं जा सकी है। और वो कैसे लिखी जाती थी? दाई से बाई ओर, मतलब कि राइट टू लेफ्ट लिखी जाती थी। ठीक है, मतलब कि इधर से शुरुआत होगा और फिर यहाँ तक लिखी गई है। ठीक है, उसके बाद में जब दूसरी अगर लाइन हो गई तो यहाँ से शुरुआत होकर के इधर लिखी जाती थी, इस तरह से। तो इस तरह से ये राइट टू लेफ्ट लिखी जाती थी। उसके बाद वास्तुकला की यदि बात करें तो ये नगरीय सभ्यता है। सबसे पहले भवन 2 मंजिला हुआ करते थे, सड़कें समकोण प्रकार की थी, और मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत जो है वो है अन्नागार। ठीक है, इतना आपको उस वास्तुकला में याद रखना है। अब हम बढ़ते हमारा अगला हड़प्पा कालीन स्थल। ठीक है, तो हड़प्पा काल के जो कुछ स्थल है इंपॉर्टेंट, उससे ही क्वेश्चंस मोस्टली एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे हड़प्पा, कि हड़प्पा से आपको क्या क्या चीजें याद रखना है। हड़प्पा सबसे पहले किस नदी के किनारे स्थित है? तो सबसे पहले आपको रावी नदी के किनारे स्थित है, और कहाँ पे है? ये है पाकिस्तान में। उसके बाद इसकी जो खोज है, खोजकर्ता कौन थे? ये दयाराम साहनी। और कब हुई? 1921 में इसकी खोज हुई। ठीक है, उसके बाद इसमें यहाँ पे आपको क्या क्या मिला है? एक तो नटराज की मूर्ति मिली है, पैर में सांप दबाए गरुड़ का चित्र मिला है, सिर के बल खड़ी नग्न स्त्री का चित्र जिसके गर्भ से पौधा निकला दिखाई दे रहा है। उसके अलावा यहाँ पे पहला ये ज्ञात स्थल है, इसीलिए सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी अपन बोलते हैं। यहाँ से कब्रिस्तान मिला है R37। उसके अलावा यहाँ पे कांसे का दर्पण और तांबे की इक्का गाड़ी। ठीक है, ये इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो अलग अलग एग्जाम में अभी तक पूछे जा चुके हैं। ठीक है, इसलिए आपको इतने पॉइंट यहाँ पे हड़प्पा के बारे में याद रखना है। उसके बाद में अपन देख लेते हैं मोहनजोदारो। ठीक है, मोहनजोदारो जिसको कि माउंट ऑफ बीड बोलते हैं सिंधी भाषा में, जिसका मतलब होता है मृतकों का टीला। इसमें आपको क्या क्या याद रखना है? किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये सिंधु नदी के किनारे, ये भी पाकिस्तान में है। इसके खोजकर्ता जो है वो कौन है? ये है आपके राखलदास बनर्जी। और कब हुई थी खोज? 1922 में। यहाँ पे क्या क्या मिला है? एक श्रृंगी पशु आकृति मिली है, अन्नागार और स्नानागार। अन्नागार जो कि सबसे बड़ी इमारत है, और स्नानागार ये यहाँ पे मिला है। नर्तकी की कांस्य मूर्ति मिली है, स्वास्तिक चिन्ह मिला है, 3 मुख वाले देवता मतलब पशुपति महादेव की मुहर, जिस पर हाथी, गेंडा, चीता, बेशा, हिरण की आकृति मिली है। ठीक है, तो ये बहुत बार पूछ लेते हैं कि पशुपति की जो मोहर है उस पे कौन कौन से जानवर जो है वो ये, तो आपको ये याद रखना है, हाथी, गेंडा, चीता, भैंसा और हिरण। उसके बाद कपास की खेती होती थी, जैसा कि मोहनजोदड़ो मूवी में आपने देखा होगा, उसमें बताया गया है। मिट्टी की एक बैलगाड़ी भी यहाँ पे मिली है। उसके अलावा इसमें आपको ये याद रखना है कि हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की खुदाई के समय जो प्रभारी थे वो थे सर जॉन मार्शल। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, तीसरी जो साइट लोथल। लोथल में आपको क्या क्या याद रखना है? ये भोगावा नदी के किनारे स्थित है, और ये स्थित है गुजरात में। इसके खोज करता है SR राव। ये कब खोज हुई ये तो वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है, इतना ये पूछा नहीं जाता है। और ये गोदीवाला है, मतलब बंदरगाह है जहाँ से अलग अलग जगह व्यापार होता था। चावल और बाजरे के साक्ष्य यहाँ पे मिले हैं। पंचतंत्र की चावलात जो लोमड़ी है वो यहाँ पे मिली है। 2 मुंह वाले राक्षस के अंकन वाली मुद्रा मिली है। मम्मी के साक्ष्य हो गया। घरों के जो दरवाजे थे वो मुंह की सड़क की ओर खुलते थे। मतलब अभी तक जितने भी जो साइट हुआ करती थी उसमें सड़कों की तरफ जो थे दरवाजे नहीं खुलते थे घरों के, लेकिन ये एक एक्सेप्शन है जिसमें क्या होता था कि घरों के जो दरवाजे वो मुख्य सड़क की ओर खुलते थे। समुद्री व्यापार जो था मिस्र और मेसोपोटामिया के साथ में,
मेसोपोटामिया मतलब अभी का जो इराक है वो लोथल से ही हुआ करता था। हाथी दाँत का पैमाना, ठीक है, वो यहाँ से मिला है। ये कैसे याद रहेगा? पैमाना मतलब कि जैसे कि यहाँ से अगर व्यापार हो रहा है तो ऑब्वियसली पैमाना भी यहीं पे मिलेगा। युगल समाधान यहाँ पे मिला है जिससे कि सती प्रथा का साक्ष्य जो है वो माना जाता है। अग्नि वेदिका यहाँ पे मिली है। अनाज पीसने की चक्की भी यहाँ पे मिली है। इसे लघु हड़प्पा, लघु मोहनजोदड़ो भी कहते हैं। किसको? लोथल को। इतने पॉइंट आपको याद रखना है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, अलग-अलग एग्जाम में पूछे गए हैं। अब हम देखते हैं हमारा 4th पॉइंट, मतलब 4th नंबर का जो कालीबंगा। कालीबंगा में आपको क्या-क्या याद रखना है? एक तो ये सबसे पहले घग्गर नदी के किनारे स्थित है और ये कहाँ पे है? राजस्थान में। इसके खोज करता है ए.एन. घोष। तो जैसा कि मैंने जो टेबल बताई थी, वो टेबल अगर आपको याद है, तो अब ये सारी चीज़ें आपको वहाँ से याद हो जाएगी। कालीबंगा का मतलब होता है काले रंग की चूड़ियाँ। उसके बाद में यहाँ पे जूते हुए खेत का साथी, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये कई बार एग्ज़ाम में पूछा गया है। इसको आप ट्रिपल स्टार मार्क कर लो क्योंकि ये आता ही आता है। ये एसएससी, रेलवे, स्टेट लेवल जितनी भी एग्ज़ाम होती है, हर एग्ज़ाम में पूछा गया है। एक सींग वाले देवता के साक्ष्य मिले हैं। कपाल में छेद वाले बालक का शव मिला है यहाँ पे। भूकंप के प्राचीनतम साक्ष्य, हवन कुंड एवं वेदिकाओं के साक्ष्य मिले हैं। हाथी दाँत की कंघी मिली है और लकड़ी की बनी नाली। ठीक है, तो ये इतनी जो इम्पोर्टेंट जो फैक्ट है वो आपको कालीबंगा में याद रखना है। उसके बाद देखते हैं अपन चनूदरो। चनूदरो की यदि बात करें तो ये सिंधु नदी के, कौन सी नदी? सिंधु नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, क्योंकि जैसे मोहनजोदड़ो जो है वो भी सिंधु और चनूदरो ये भी सिंधु, तो ये दो आपको याद रखना है कि सिंधु नदी के किनारे दो प्रमुख स्थल स्थित है। और ये कहाँ पे है? पाकिस्तान में। खोजकर्ता कौन है इसके? एन.जी. मजूमदार। और उत्खनन किया इसका मैके ने। तो ये भी पूछा गया है कि चनूदरो का जो उत्खनन करता कौन है? मैके। मनके बनाने का कारखाना, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये कई बार पूछा गया ये भी पॉइंट कि मनके बनाने का कारखाना कहाँ मिला है? तो ये चनूदरो में। ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पदचिन्ह, ये कैसे याद रखना है? जैसे चनूदरो में चने जैसा लग रहा है, जैसे चना ऐसा, तो चना मतलब कि मतलब बिल्ली और कुत्ता ऐसे याद रख लो। ठीक है, मतलब आपको बस एक बार अपने आप माइंड को एक सिग्नल देना है, मतलब कि हाँ, चने मतलब कुत्ता बिल्ली, तो वो ऑटोमेटिक आपका जब आप एग्जाम में बैठोगे तो वहाँ पे आप टिक कर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में जुकर जाकर जो संस्कृति है उसके भी साक्ष्य मिले चनूदरो में। दुर्ग रहित नगर, मतलब अभी तक जितने भी जो स्थल थे वो वहाँ पे दुर्ग हुआ करता था, किलेबंदी उनको वहाँ पे मिली है। लेकिन चनूदरो में किलेबंदी नहीं मिली है, मतलब ये दुर्ग रहित नगर है। ये भी बहुत बार पूछा गया है। तासे की बैलगाड़ी, इक्का गाड़ी, काजल, लिपस्टिक के प्रमाण भी यहाँ पे मिले हैं। उसके बाद देखिए अपन बनावली। ठीक है, तो बनावली में किस नदी के किनारे थी? घग्गर नदी हो रही है कहाँ पे? हरियाणा में। इसके खुदाई करता है आर.एस. बिष्ट। मिट्टी का हल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मिट्टी का जो हल है उसका मतलब खिलौना है वो कहाँ मिला है? तो ये मिला है बनावली में। नारी की जो मृण मूर्ति वो भी मिली है आपको बनावली में। रोपड़ की बात करें तो रोपड़ में आपको क्या-क्या याद रखना है? सबसे पहले तो ये सतलज नदी के किनारे हैं। इसके खोजकर्ता जो है वो है बीबी लाल। उत्खनन किया इसका यज्ञदत्त शर्मा ने। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सर्वप्रथम उत्खनन कार्य यहीं पे हुआ है। मनुष्य के साथ पालतू कुत्ते के दफनाने के साक्ष्य, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको भी आप ट्रिपल स्टार मार्क कर लो क्योंकि ये भी बहुत बार अलग-अलग एग्जाम में पूछा गया है। और तांबे की कुल्हाड़ी मिली है। उसके बाद देखते हैं अपन धोलावीरा। धोलावीरा जो है वो है गुजरात में है सबसे पहले तो। उसके बाद में खोजकर्ता जो है वो जेपी जोशी है। उत्खननकर्ता आर.एस. बिष्ट है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये भी अलग-अलग एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था, तो आपको लगाना है धोलावीरा। स्टेडियम के साक्ष्य मिले हैं धोलावीरा में। उसके अलावा जो बांध जलाशय जो है वो भी मिला है धोलावीरा में। जैसे उन्नत अगर जल प्रबंधन है तो जल से जलाशय। ठीक है, तो ये अगर आपको जल वाला पता है तो ये जलाशय भी आप ऑटोमेटिक इसको याद कर लोगे। ठीक है, रिलेट करके। पहली खगोलिक पर्यवेक्षणशाला के प्रमाण भी यहाँ से मिले हैं। अब हम इसके अलावा भी कुछ एक फैक्ट है जो आपको याद रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले अपन देखते हैं सिंधु सभ्यता के लोग धरती की पूजा उर्वरता की देवी के रूप में, धरती की पूजा करते थे। कैसे? उर्वरता की देवी के रूप में करते थे। ठीक है, ये पहला पॉइंट। उसके बाद में तौल की जो इकाई थी, जैसे मैंने पहले अभी बताया था कि 16 के अनुपात में थी। ठीक है, जो बाट हुआ करते थे। सिंधु सभ्यता में मातृ देवी की पूजा होती थी। ठीक है, सिंधु सभ्यता मातृ सत्तात्मक थी। ये सारे पॉइंट मैं अभी आपको पिछले, जब मैंने जो पिछला जो स्लाइड पढ़ा था उसमें सब बताया था। बस वही फैक्चुअल चीजें जो आपको याद रखना है वो यहाँ पे नोट डाउन किया हुआ है।
सिंधु सभ्यता के सर्वाधिक स्थल जो है वो कहाँ पे मिले, तो गुजरात में मिले। ठीक है। सिंधु सभ्यता की प्रमुख फसलें कौन सी थी, गेहूं और जौ, ये 2 फसलें प्रमुख थी। सिंधु सभ्यता के मुख्य निवासी जो थे वो कैसे थे, द्रविड़ और भूमध्य सागरीय। पर्दा प्रथा और सती प्रथा ये प्रचलित थी। लोथल से युगल समाधान का साक्ष्य मिला है। रोपड़ से मालिक के साथ कुत्ते के दफनाने के साक्ष्य मिले हैं। सूत कोटड़ा से प्राप्त कलश समाधान, ठीक है, कलश समाधान तो सुर कोटड़ा। उसके बाद में भारत में स्थित सबसे बड़ा हड़प्पन स्थल जो है वो कौन सा है, तो ये राखेगढ़ी है, ये हरियाणा में। सेंधव निवासियों को लोहे का ज्ञान प्राप्त नहीं था। लोहे का ज्ञान किनको प्राप्त था, ये जो उत्तर वैदिक काल के जो लोग आए उनको लोहे का ज्ञान प्राप्त था। उसके पहले लोहे की कोई जानकारी नहीं थी। और ये मिला है सतरंजी खेड़ा करके एक जगह है, वो भी बार बार पूछा जाता है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी किसने कहा, ये पिग्गट ने कहा है। 3 भागों में विभाजित नगर कौन सा है, ये धोलावीरा। मंदिर के अवशेष नहीं मिले हैं सभ्यता के टाइम पे। सुरकोटड़ा से घोड़े की अस्थियां प्राप्त हुई है। और मिट्टी के बर्तन पर कौन सा रंग यूज होता था, तो लाल रंग यूज होता था। ठीक है। तो ये इतने पॉइंट जो है ये आपको यहाँ पे इम्पोर्टेंट फैक्ट है, ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद अपन देखें हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारण। एक्चुअल में ये एग्जाम में आता नहीं है। मोस्ट प्रोबेबली जो सबसे ज्यादा माना जाता है वो बाढ़ माना जाता है, कि बाढ़ आ गई थी, इस वजह से सिंधु सभ्यता जो है यह हड़प्पा सभ्यता का पतन हुआ। कुछ लोग जलवायु परिवर्तन भी मानते हैं, कुछ बाह्य आक्रमण मानते हैं और कुछ परिस्थिति असंतुलन भी मानते हैं। ठीक है। तो ये इतनी इंपॉर्टेंट फैक्ट और इतने पॉइंट्स है जो कि आपको सिंधु घाटी सभ्यता में याद रखना है। ठीक है। अब इसके बाद हम इसी पे बेस्ड जो एमसीक्यू है वो लेकर के आएंगे। सो लाइक कि जो एमसीक्यू जो है, जब वो एमसीक्यू आप लगाओगे तो तभी जाकर के आपका ये जो पूरा चैप्टर है वो क्लियर होगा। ठीक है। ये थियोरेटिकल पार्ट था। अभी हम इसके बाद अब हम एमसीक्यू जो है वो करेंगे।